नमस्कार दोस्तों, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि 13 जनवरी 2026 को एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जो फैसला सिर्फ यूनिवर्सिटीज के नोटिस बोर्ड तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि वो हर घर तक पहुंचेगा जहां कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि यह फैसला डिग्री नहीं, डर, भरोसा और बराबरी का परिभाषा को बदल सकता है। आज सोशल मीडिया पर लोग दो टुक में बटे हैं। एक वो हैं जो इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर गुस्सा दिख रहा है, लेकिन 13 जनवरी 2026 को जो फैसला आया वो कोई अचानक फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि ये सालों से दबे हुए सवालों का नतीजा है। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया रेगुलेशन जारी किया। नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 और कागज पर इसका मतलब बिल्कुल साफ था, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना। लेकिन जैसे ही यह नियम सामने आया, एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह नियम बहुत जरूरी था, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं यह नियम एक तरफा है। लेकिन इस रेगुलेशन को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, क्योंकि यह रेगुलेशन अचानक पैदा नहीं हो गया। इस कहानी की पहली कड़ी हमें 17 जनवरी 2016 में ले जाती है, जहां हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के कमरे में रोहित वेमुला नाम के एक पीएचडी स्कॉलर ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उनके कमरे से मिला एक नोट देश के अंतरात्मा को झकझोर देने वाला था, जिस पे लिखा था कि मेरा जन्म ही एक जानलेवा दुर्घटना है। यह एक भावात्मक पंक्ति नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम पर एक आरोप था जिसमें पढ़ाई करने वाला छात्र खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगा। बाद के जांच में यह साबित हुआ कि रोहित महीनों से जातिगत उत्पीड़न झेल रहे थे। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो दलित जाति से आते थे। इसी क्रम में 2019 में एक और नाम जुड़ा, आदिवासी समाज की डॉक्टर छात्रा पायल तड़वी का, एक युवा आदिवासी डॉक्टर जिन्होंने अपने ही सीनियर्स पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया और फिर उसी दबाव में अपनी जिंदगी हार गई। इस दो घटनाओं ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भी उसी समाज की परछाई हैं, जहां जाति आज भी इंसान की पहचान कराती है। इसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। और इस मामले में आंकड़े भी चुप नहीं थे। देश के बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले एसटी और एससी समाज के छात्रों ने ये माना कि उन्होंने कभी न कभी किसी न किसी रूप में जातिगत भेदभाव को झेला है। हर 4 में से एक छात्र ने अपने ही शिक्षक पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। यह वो सच्चाई थी जिसे और दबाया नहीं जा सकता था, और यही वो जमीन था जिस पे 2026 का नया रेगुलेशन खड़ा हुआ। यूजीसी ने कहा कि अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होंगे और शिकायतों के लिए हेल्पलाइन होगी, ऑनलाइन पोर्टल होंगे और जरूरत पड़ने पर पुलिस को भी सूचना दी जाएगी। इरादा साफ था, पीड़ित को न्याय दिलाना। लेकिन ठीक इसी जगह कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। और जैसे ही यह नियम लागू हुआ, समान वर्ग के छात्रों में एक डर पैदा हो गया। डर इस बात का कि अगर कोई झूठा आरोप लगा देता है तो क्या होगा। डर इस बात का कि क्या अब सिर्फ शिकायतें ही सजा बन जाएंगी। और डर इस बात का कि सिस्टम में उनके लिए सुनवाई का संतुलन है या नहीं। और यही डर आज विरोध का रूप ले लिया है। लेकिन इस नियम को भावनाओं से हटकर कागज की भाषा में समझते हैं, क्योंकि किसी भी कानून का सबसे खतरनाक चीज उसका नाम नहीं, बल्कि उसका प्रोसेस होता है। यूजीसी 2026 के रेगुलेशन में एक बात तो साफ हो गई कि अगर किसी छात्र को जातिगत भेदभाव महसूस होता है तो उसे चुप नहीं रहना है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि शिकायत कैसे होगी, सवाल यह है कि शिकायत के बाद क्या होगा। इस रेगुलेशन का सबसे पहला नियम ये कहता है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाया जाएगा। यह सेल सीधा वाइस चांसलर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट करेगा, यानी कि बीच में कोई भी डिपार्टमेंटल फिल्टर नहीं होगा। कागज पर इस व्यवस्था को इसलिए लाया गया क्योंकि पीड़ित को अपने ही प्रोफेसर या सीनियर के पास जाना न पड़े। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई छात्र ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराता है तो इंस्टीट्यूट को 24 घंटे के अंदर उसकी शिकायत दर्ज करनी होगी। यहाँ कोई जांच की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड की बात हो रही है। और यही वो शब्द है जो लोगों को असहज कर रहा है, क्योंकि एक बार अगर शिकायत रिकॉर्ड हो गई तो वो सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा। और तीसरा नियम सबसे ज्यादा विवादित है कि अगर शिकायत में शुरुआती दौर पर जातिगत भेदभाव की संभावना दिखती है तो इंस्टीट्यूट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा। यहाँ सूचना देना लिखा है, एफआईआर करना नहीं। लेकिन भारतीय सिस्टम में यह अंतर अधिकतर कागज तक ही सीमित रह जाता है। चौथा नियम कहता है
कि जांच के दौरान शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यह पीड़ित के लिए तो सुरक्षा कवच है, लेकिन आरोपित के लिए यह एक अंधेरा कमरा है जहां उसे पता ही नहीं होगा कि उसके किस अपराध पर ये आरोप लगे हैं। और 5वां नियम ये कहता है कि अगर कोई शिक्षक, स्टाफ या फिर स्टूडेंट जांच में सहयोग नहीं करता है तो उसको प्रशासनिक दंड भुगतना पड़ सकता है। यहाँ दंड की परिभाषा खुली छोड़ दी गई है, मतलब या तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किए जाएंगे, या फिर आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, या फिर आपके साथ कोई और कार्रवाई हो सकती है। यूजीसी का तर्क साफ है, अगर आप भेदभाव रोकना चाहते हैं तो सिस्टम को तेज और सख्त बनाना होगा, क्योंकि धीमा सिस्टम ही उत्पीड़न को जन्म देता है। लेकिन यहीं से सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कहीं ये नहीं लिखा गया कि अगर झूठा आरोप साबित होता है तब क्या होगा। कागज तो ये मान के चलता है कि शिकायत करने वाला पीड़ित है और जिस पे शिकायत दर्ज कराई गई है वो आरोपी। और इस कानून में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरे समान वर्ग के छात्रों को पहले से ही आरोपी मान के ये कानून बनाया गया है। साथ में ये कानून शिक्षकों को भी डराती है। अब जरा इस कानून को हम जमीन पे उतार के देखते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम में एक प्रोफेसर किसी छात्र को कम नंबर दे देता है, या फिर उस छात्र के कम नंबर आते हैं। छात्र तो इस मामले में भी इसे जातिगत भेदभाव समझ सकता है, और अगर छात्र दलित है तो उसकी शिकायत सीधे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल तक जाएगी और शुरुआती शक के आधार पर यह मामला प्रशासन और पुलिस तक जा सकती है। और यहाँ ये साबित करना जरूरी नहीं है कि भेदभाव हुआ है कि नहीं, बल्कि इतना दिखा देना ही काफी है कि भेदभाव की संभावना थी। और यही शब्द संभावना पूरा बहस का धूरी बना हुआ है। समान वर्ग के छात्रों का यह कहना है कि यह नियम सब्जेक्टिव है, यानी भावना आधारित है। अगर किसी दलित छात्र को यह लगा कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है तो सामने वाले व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर सकता है। यहीं से इस कानून के मिसयूज का डर जन्म लेता है। यह डर सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग झूठ बोलेंगे, समान वर्ग के छात्रों पर झूठा आरोप लगाएंगे, झूठी रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, बल्कि इसलिए है कि अगर एक बार सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो आपकी सफाई बाद में सुनी जाएगी, रिपोर्ट पहले दर्ज हो जाएगा। वहीं यूजीसी इस डर को खारिज करता है। यूजीसी का कहना है कि ज्यादातर शिकायतें जेन्युइन होती हैं और इस मामले में झूठ की संख्या बेहद कम है। लेकिन कानून बनाने में सवाल संख्या का नहीं होता है, संभावना का होता है। और इसी संभावना ने इस नियम को सुरक्षा कवच से एक हथियार में बदलने की आशंका पैदा करती है। अब कहानी का अगला हिस्सा और संवेदनशील है, क्योंकि अब हम उस डर की बात करेंगे जिसको खुल के नहीं बोला जा रहा है, लेकिन कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक वो गूंज रहा है। क्या यह नियम समान वर्ग को पहले से ही दोषी मान लेता है? क्योंकि इस कानून में सिर्फ समान वर्ग के लोगों को ही इस सुरक्षा से बाहर रखा गया है। अब तक हमने इस नियम को समझा है, लेकिन किसी भी कानून का असली असर कागज पर नहीं होता, बल्कि लोगों के दिमाग पर पड़ता है। और इस वक्त जो कैंपसों में माहौल है वो नियम से ज्यादा उस डर से बना है जो धीरे धीरे फैल रहा है। समान वर्ग के शिक्षकों और छात्रों का ये कहना है कि यह रेगुलेशन सुरक्षा नहीं, संदेह पैदा करता है। उनके हिसाब से जैसे ही कोई शिकायत आती है तो सिस्टम ये मान लेता है कि भेदभाव हुआ है और आरोपी को बाद में बोलने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली पंक्ति ये है कि अगर दलित छात्रों को लगा कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, क्योंकि लगा शब्द कानूनी नहीं भावात्मक है। कानून आमतौर पर सबूत से चलता है, लेकिन यह नियम अनुभव से शुरू होता है, और अनुभव दो लोगों का एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है और किसी छात्र को ये कहता है कि तुम्हें ये चीज नहीं आती, या फिर तुम जिस भाषा में बात कर रहे हो वो एक एकेडमिक भाषा नहीं है, या फिर इस तरह की कोई और चीजें भी हो सकती है। एक तो वो एग्जाम्पल लिया था नंबर वाला कि अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को कम नंबर देता है या किसी छात्र के कम नंबर आते हैं तो कोई एक छात्र जो है इसको समान फीडबैक मान लेगा, वहीं दूसरा छात्र इसे जाति से भी जोड़ सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल रह ही नहीं गया कि प्रोफेसर की नियत क्या थी, वो किस नियत से इस बात को बोला है, बल्कि सवाल यह है कि छात्र को क्या महसूस हुआ। यहीं से समान वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को ये लग रहा है कि वह एक ऐसे मैच में उतर रहे हैं जहां रेफरी पहले ही फिक्स है। इस डर की तुलना सीधे ST/SC एक्ट से की जा रही है। सोशल मीडिया पर अब ये कहा जाने लगा है कि यह कैंपस वाला ST/SC एक्ट है, लेकिन क्या यह तुलना सही है? SC/ST एक्ट में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की बात होती है, यानी कि गिरफ्तारी हो सकती है, जांच बाद में होगी। यूजीसी का नियम गिरफ्तारी की बात नहीं करता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बात करता है, पुलिस इंटीमेशन का बात करता है। कागज पर फर्क है, लेकिन जमीन पर असर मिलता जुलता हो सकता है, क्योंकि भारत में एक पुलिस नोटिस भी सामाजिक सजा बन जाती है। समाज उसे दूसरे नजरों से देखने लगता है। अगर किसी के घर पे पुलिस की गाड़ी आ जाए तो लोग उसे अपराधी मान लेते हैं। एक शिक्षक के लिए, एक रिसर्च स्कॉलर के लिए,
एक प्रोफेसर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक शिकायत ही कैरियर पे सवाल खड़े कर देगा। बहुत सी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जहां किसी छात्र पे पुलिस केस दर्ज है तो उसे वो नौकरी नहीं मिलती है। यहीं से ये भावना पैदा होता है कि अगर आरोप झूठा हुआ तो तब भी तो नुकसान हो चुका है, उसके नाम पे एक रिकॉर्ड दर्ज हो चुकी है। नौकरी, प्रमोशन, रिसर्च ग्रांट और सबसे ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। समान वर्ग के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में दलित छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता है, बल्कि समान वर्ग के छात्रों और शिक्षकों का ये कहना है कि यह सिस्टम एक तरफा क्यों, कि भेदभाव अगर होना होगा तो वो तो सभी स्टूडेंट के साथ हो सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस में रैगिंग जो होती है वो अधिकतर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ होती है, जहां पे सीनियर्स जो हैं वो मिलके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ रैगिंग करते हैं। उसमें जाति नहीं देखी जाती। अब वहां पे तो ये हो जाएगा कि जो जनरल कैटेगरी का छात्र है उसको अगर किसी तरह का रैगिंग भी होता है या कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट कंप्लेन नहीं कर सकता है। अगर वो रैगिंग का कंप्लेन करने जाएगा, हो सकता है कि जो सीनियर है वो दलित समाज का हो या ओबीसी समाज का हो, वो उल्टा इसी पे केस कर देगा इस नए कानून के आधार पर। तो यहाँ तो पीड़ित पे ही केस हो जाएगी। इन मामलों को कैसे देखा जाएगा? खासकर ओबीसी समाज में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो किसी मामले में सवर्णों से कम नहीं है, जनरल कैटेगरी से वो किसी मामले में कम नहीं है, और सभी समान वर्ग इतना समर्थ नहीं है, और सभी समान वर्ग इतना समर्थ नहीं होते कि वो कॉलेज में जाएंगे और इस तरह की अगर उन पे कोई केस आ जाती है तो वो इस केस से निपटने के लिए बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे या अपने लिए एक वकील कर पाएंगे। यही भेदभाव दिखता है कि अगर आरोप सही निकले तो सजा तो होगी और सजा होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आरोप गलत निकलती है तो सामने वाले व्यक्ति का कैरियर खत्म हो सकता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आरोप गलत है तो इस मामले में जिसने ये कंप्लेन किया है या जिसने केस दर्ज कराई है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके खिलाफ कोई एक्शन का प्रावधान नहीं है, और यही चुप्पी डर पैदा करता है। अब जरा दूसरे पक्ष की भी सुनते हैं। दलित और आदिवासी छात्रों का ये कहना है कि ये डर नया नहीं है। उनका ये कहना है कि दशकों से वो इसी डर के साथ पढ़ते आ रहे हैं। उनका सवाल ये है कि अगर नियम सख्त नहीं होंगे तो उनकी सुनेगा कौन? यानी डर दोनों तरफ है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि एक डर सजा है और दूसरा डर चुप्पी है। और यही वजह है कि बहस जाति बनाम जाति का नहीं है, बल्कि न्याय बनाम संतुलन का है। अब सवाल ये नहीं है कि नियम अच्छे हैं या बुरे हैं, सवाल ये है कि यह नियम इंसान को सुरक्षित बनाता है या सिस्टम को मजबूत। और यहीं से ये मुद्दा जरूरी मोड़ पे पहुंचता है, क्योंकि अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसके बीच का कोई रास्ता है। अगर यह नियम सिर्फ कागज पे बनाए गए होते तो इतना शोर नहीं होता, लेकिन यह नियम सिर्फ कल्पना से नहीं बल्कि उन कहानियों से निकल के आए हैं जिनको सालों तक दबाया गया। भारत के लगभग हर बड़े विश्वविद्यालय में किसी न किसी समय किसी न किसी छात्र ने यह महसूस किया है कि वह सिर्फ एक छात्र नहीं है, बल्कि उसके साथ उसकी जाति जुड़ी है। बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के सिर्फ नाम बदले हैं, अनुभव नहीं। क्लासरूम में तो सब बराबर दिखते हैं, सब बराबर में बैठते हैं, लेकिन हॉस्टल, लैब और गुरु शिष्य के रिश्तों में असमानताएं दिखती है। जाति के नाम पर हॉस्टल बटे हुए हैं, खास जाति के लोग खास जाति के लोग के साथ ही अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं। कभी कभी शिक्षक भी सभी जातियों को एक नजर से नहीं देख पाते। इस तरह के भी मामले सामने आए हैं। 2007 के थोरट कमेटी, जिसको लीड किया था यूजीसी के चेयरमैन सुखदेव थोरट ने, जो ये कहती है कि अक्सर भेदभाव खुला नहीं होता, यह नजरों में होता है, शब्दों में होता है और खामोशी में छुपा होता है। जैसे किसी से रैंक पूछना, किसी को अलग बैठाना, ग्रुप प्रोजेक्ट से जानबूझकर बाहर रखना, ये सब कानून की नजर में अपराध नहीं लगते, लेकिन रोज रोज आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। और यही वजह है कि शिकायतें अक्सर देर से आती है, क्योंकि छात्र डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने शिकायत की तो पूरा सिस्टम ही उसके खिलाफ हो जाएगा। पुराने ST/SC सेल इसी डर के सबसे बड़े मिसाल हैं। कई विश्वविद्यालय में ये सेल सिर्फ नाम के बनाए गए, या तो उनके पास अधिकार नहीं थे या तो वो संस्था की इमेज को बचाने में ज्यादा रुचि रखते थे। इसीलिए यूजीसी ने इसे सिर्फ सेल नहीं बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाया है, जहां सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं बल्कि जवाबदेही तय करना मकसद है। यह पहली बार है जब संस्था के मुखिया को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मतलब कि अब संस्था के मुखिया अब ये कह के नहीं बच पाएंगे कि उन्हें पता नहीं था। लेकिन यहीं से दूसरी समस्या शुरू होती है, क्योंकि सुरक्षा और संतुलन के बीच की रेखा बहुत पतली है। अगर हर शिकायत को बिना किसी प्राथमिक जांच के गंभीर कार्रवाई में बदल दिया जाए तो शिक्षक और प्रशासन डिफेंसिव हो जाते हैं। शिक्षक किसी क्लास में सवाल पूछने से डरेंगे, किसी स्टूडेंट को फीडबैक देने से डरेंगे और कई बार सच बोलने से भी। और यही वो जगह है जहां इस नियम के उद्देश्य और असर
टकराने लगते हैं। यूजीसी कहता है कि नियम झूठे मामलों को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन यह भी सच है कि नियम कुछ भी साफ नहीं करता। अगर झूठा आरोप साबित होता है तब क्या होगा? कानून की भाषा में यह खाली जगह मिसयूज की संभावना को बढ़ावा देता है। और भारत जैसे देश जहां कानूनी प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, यह डर वास्तविक है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये नियम गलत है? नहीं, ये नियम गलत नहीं है, पर यह नियम अधूरा जरूर है। किसी भी न्याय प्रणाली में 3 चीजें बहुत जरूरी होती है: शिकायत, जांच और दोनों पक्षों की जवाबदेही। अगर पीड़ित को सुरक्षा मिलना चाहिए तो निर्दोष को भी डर से मुक्त रहने का अधिकार है और निर्दोष को भी सुरक्षा देना होगा। यूजीसी ने एक वर्ग को तो मजबूत किया है, पर दूसरे वर्ग को डर से बाहर लाना होगा, जैसे कि स्पष्ट जांच, समय सीमा, झूठे आरोप पर दंड की प्रावधान और सबसे जरूरी शिकायत और सजा के बीच मानवीय विवेक। क्योंकि जातिगत भेदभाव खत्म करने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी और जाति से भेदभाव करना शुरू कर दें या हम एक नए तरह का समाज में विभाजन पैदा कर दें, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कैंपस में जाति का जिक्र अप्रासंगिक हो जाए। और यहीं पे बहस कानून से आगे बढ़कर समाज पे आती है। क्या हम सच में समानता चाहते हैं या सिर्फ किसी खास वर्ग को सुरक्षित करने के लिए हम नियमों में फेरबदल कर रहे हैं? यूजीसी ने तो अपने नए नियम को लेकर यह साफ कर दिया कि उनकी नीयत में कोई समस्या नहीं है। कमीशन का ये कहना है कि यह नियम सिर्फ जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए है, न कि किसी खास वर्ग के खिलाफ। पर कागजों में ही यह बात सही लगती है। और भारत का कानून सिर्फ कागजों से नहीं चलता, यह उसके प्रयोग से पहचाना जाता है। और यही वो जगह है जो सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। भारत में पहले भी ऐसे कानून रहे हैं जिनका उद्देश्य सुरक्षा था, लेकिन उनका दुरुपयोग किया गया। किसी निर्दोष की पूरी जिंदगी निगल ली गई। ST/SC एक्ट के कई ऐसे मामले आए जिसमें आरोप लगे, गिरफ्तारी हुई, मुकदमे चले और सालों बाद अदालत ने यह कहा कि आरोपी निर्दोष था। इस बीच उस आरोपी के कई साल निकल गए। अगर किसी को पढ़ाई लिखाई की उम्र में ST/SC एक्ट लग गई हो तो उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई, कैरियर खत्म हो गया, घर परिवार खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसकी जिंदगी का सबसे कीमती समय कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते खत्म हो गए, अपनों से दूर हो गया, उसका परिवार और पीछे चला गया। ऐसे मामलों में कानून ने अंत में उसे निर्दोष माना, लेकिन कानून वो समय नहीं लौटा सकती। और यही डर आज जनरल कैटेगरी के छात्रों को सता रहा है। कैंपस में पढ़ने वाला 18 से 20 साल का व्यक्ति अगर ये सोचने लगे किसी विवाद, बहस या व्यक्तिगत दुश्मनी में उस पर आरोप लग सकता है जिससे उसका भविष्य ही खत्म हो जाएगा, तो शिक्षा नहीं डर लेके पढ़ेगा। और इस डर के माहौल में ना तो रिसर्च पनपते हैं, ना इनोवेशन होता है और ना ही मेरिट। अगर इस तरह के नियमों का दुरुपयोग हुआ तो भारत के कॉलेज में जातिवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे स्वर्ण विरोधी मानसिकता का विकास होगा। और इसका सबसे खतरनाक असर ये होगा कि देश के सबसे मेधावी छात्र जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में जातिगत आरक्षण से नहीं बल्कि अपनी मेरिट से पहुंचते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो भारत का नाम दुनिया में रोशन करना चाहते हैं, वो भारत में आवास नहीं खतरा देखने लगेंगे। और तब उनका रुख भारत से बाहर होगा। तब वो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए भारत से बाहर जाना उचित समझेंगे। और यह सिर्फ एक ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, बल्कि भारत के शैक्षणिक आत्मा का पलायन होगा। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि जातिगत भेदभाव रोका जाए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि न्याय एक तरफा क्यों? अगर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुरक्षा जरूरी है तो जनरल कैटेगरी के छात्रों की भी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है। इस नियम में जरूरी है झूठे आरोप पर स्पष्ट दंड, प्राथमिक जांच की सख्त प्रक्रिया और यह गारंटी की कानून की प्रक्रिया ही सजा न बन जाए। लंबे समय तक भारत को सिर्फ नया नियम नहीं, नया सोच भी चाहिए। एक ऐसा कैंपस जहां छात्र सिर्फ अपनी जाति से नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा से पहचाना जाए। एक ऐसा भारत जहां कॉलेज न तो आरक्षण के बोझ से पहचाने जाए, न डर के माहौल से, बल्कि वो पहचाने जाएं ज्ञान, नवाचार और बराबरी से। अगर सच में जातिगत भेदभाव खत्म करना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे भारत को कास्ट फ्री, रिजर्वेशन फ्री एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि असली समानता कानून से नहीं भरोसे से आता है। और अगर शिक्षा में ही भरोसा खत्म हो जाएगा तो भविष्य अपने आप देश छोड़कर चला जाएगा। अगर कॉलेज डर का अड्डा बन गए तो किताबें नहीं पासपोर्ट हाथ में आएंगी। तब हमसे इतिहास पूछेगा कि हमने भेदभाव तो रोकना चाहा, लेकिन हमने अपने भविष्य को खो दिया। समाज में, कैंपस में बराबरी तभी आएगी जब लोग समृद्ध होंगे, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम कास्ट फ्री होगा, रिजर्वेशन फ्री होगा, तभी कैंपसों में समानताएं आएंगी। समाज में जातिगत भेदभाव तब खत्म होगी जब लोग समृद्ध बनेंगे। आप कितने भी कानून बना लो, जातिगत भेदभाव सामाजिक स्तर पर तभी खत्म होगी जब सभी लोग समृद्ध होंगे। वैसे ही जातिगत भेदभाव कॉलेज कैंपस में भी तभी खत्म होंगे जब सबके लिए समान अधिकार होगा, सबके लिए समान सुरक्षा होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपके क्या विचार है इस कानून को लेकर? आप इस कानून को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम इसी तरह के और वीडियोस आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।